जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु की, जिसमें आज अपन राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारक हो जाएगा अपना अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांश विस्तार सभी को पता होगा कितना है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबको पता होना चाहिए और सबको याद भी होगा। ठीक है, कैसे याद करना है कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपने राजस्थान से गुजरता है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं अपन, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो ये तो सबको पता है। तो उसके नीचे भी अपना राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, तो 23.5 से थोड़ा सा कम, यानी कि 23.5 से थोड़ा सा पहले से अपना राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 23 डिग्री 03 मिनट से। कहाँ से हो जाएगा? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से अपना राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट का तो याद करना पड़ेगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सबको पता है। और तो ये क्या करता है, अपने अक्षांशीय स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कर्क रेखा हो गई, अपने कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, तो वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हवाएं क्या होती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती हैं। तो हवाएं हिंद महासागर से कहाँ चलेगी? अपने राजस्थान की ओर आएगी। तो ये क्या करता है? भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। ठीक है, आ गया ना समझ में कि भाई ज़्यादा तापमान रहेगा तो निम्न वायु दाब रहेगा, और हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बढ़ती हैं। तो समुद्र में तो उच्च वायु दाब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हो जाएगी, ठंडा मौसम आ जाएगा, तो वहाँ पर उच्च वायु दाब, और अपने राजस्थान की साइड निम्न वायु दाब हो जाएगा। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, यानी कि हिंद महासागर की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर की शाखा, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन? उच्च तापमान, यानी कि निम्न वायु दाब। ठीक है, तो कर्क रेखा भी अपने राजस्थान में क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके नीचे तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण जलवायु। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग है, उसमें कौन सी जलवायु पाई जाएगी? उसमें उष्ण जलवायु पाई जाएगी। और जो ऊपर का राजस्थान बच गया, उसमें उपोष्ण जलवायु आ जाएगी। कौन सी जलवायु हो जाएगी? उपोष्ण जलवायु या शीतोष्ण जलवायु, जिसको अपन कह सकते हैं, जिसकी बात अपन ने फर्स्ट वीडियो में कर ली, राजस्थान की जलवायु की फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। इसके बाद अरावली की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि अरावली क्या है? समांतर स्थित है। राजस्थान में यूँ मानो तो ये ऐसे स्थित हैं, इस कोने से स्टार्ट होती हैं और उस कोने पर जाकर दिल्ली तक जाती हैं, रायसीना दिल्ली तक। ठीक है, यहाँ पर पालनपुर गुजरात से स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ऐसे कैसे स्थित हैं। और जब अपना मानसून आता है अरब खाड़ी शाखा का, तो वो भी ऐसे कैसे आता है और निकल जाता है ऐसे कैसे। 10% बारिश करता है, बस और कुछ भी नहीं है कि 10% बारिश करता है और चला जाता है, यहाँ से सीधा का सीधा गुजर जाता है। तो इसके इधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, वो भी अपनी दक्षिणी पूर्व से आती है। कहाँ पर आती है? हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती हैं, तो वो भी इधर अपने अरावली शाखा से टकराती हैं, अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं। तो इसके पूर्व में वर्षा कर देती हैं, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा तो इधर ही कर देती हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, बहुत कम जो बादल वगैरह है वो इधर पहुँच पाते हैं पश्चिमी साइड में राजस्थान के। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से बहुत कम बारिश होती है, 20-25 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर, तो बहुत कम बारिश होती है। तो इधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। तो अरावली की जो स्थिति है, अरावली की दिक् स्थिति, राजस्थान में अरावली समांतर स्थित होने के कारण यह भी राजस्थान की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली की समांतर गुजरती हैं। ठीक है, इसके पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान के, अरावली के पूर्व में, और अरावली के पश्चिम में राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद राजस्थान में थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है, राजस्थान के 60% भाग पर तो थार का मरुस्थल है, जो क्या करता है? भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। कि जब जो अपने भारत का मानसून है, हिंद महासागर की जो शाखा उठती है, उसको कौन आकर्षित करता है? अपना थार का मरुस्थल। कैसे आकर्षित करता है? कि गर्मी के मौसम में जब अपने यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है राजस्थान में, तो क्या हो जाता है? उच्च तापमान हो जाता है। और तापमान वायु दाब के क्या होता है? उल्टा होता है। तो जैसे उच्च तापमान रहेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो
उच्च तापमान हो जाएगा और अपने राजस्थान में निम्न वायुदाब हो जाएगा। और जो अपने हिंद महासागर हैं वहाँ पर क्या होगा, निम्न तापमान रहेगा और उच्च वायुदाब हो जाएगा। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, तो हवाएं क्या होगी कि जो पानी से भरे जो बादल हैं उनको उठाती हैं और क्या करती हैं, हिंद महासागर से भारत की ओर आकर्षित करती है, मध्य भारत की ओर। तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। फिर अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, इनकी आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, भारतीय मानसून को आकर्षित करता है और ऋतु चक्र को भी क्या करता है, नियमित रखता है कि भाई जून में आकर्षित करता है, जुलाई में शाखा उड़ जाती हैं, जून में ही उड़ जाती हैं। वैसे जो हिंद महासागर की शाखा है वो हिंद महासागर का मानसून है वो जून में उड़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ऋतु चक्र को भी यही नियमित करता है थार का मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद थार का मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी अपने राजस्थान में तो समुद्र बहुत कोसों तक दिखाई नहीं देता, बहुत कोसों दूर है। तो समुद्र से दूरी, इसी को अपन महाद्वीपीयता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीयता, ठीक है। समुद्र से दूरी अपना राजस्थान कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर दूर है। दोनों कहाँ पर है, गुजरात में है। किस साइड है, गुजरात में इस साइड है, ठीक है। तो कच्छ क पहले आता है, उसके बाद ख आता है। तो क पहले आता है तो ये इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, यानी कि राजस्थान से इसकी दूरी कम होगी। 225 किलोमीटर कच्छ की खाड़ी की और खंबात की खाड़ी की 275 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद अरब सागर की राजस्थान से दूरी है 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर है बंगाल की खाड़ी की अपने राजस्थान से दूरी, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कच्छ की खाड़ी की राजस्थान से दूरी कितनी है, 225, 275, 400, 2900, ठीक है। 225, 275, 400 और 2900, ठीक है। तो ये अपने समुद्र से दूरी होने के कारण भी जलवायु यहाँ पर प्रभावित होती है। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, क्या, समुद्र तल से ऊंचाई। अपना राजस्थान समुद्र तल से बहुत ऊंचा है। यहाँ पर जैसे माउंट आबू हो गया, उसमें गुरु शिखर हो गया, कितना ऊंचा है, 1722 मीटर है। और 165 मीटर जैसे अपन चलते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। जैसे जैसे अपन 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। तो गुरु शिखर माउंट आबू कितना ऊंचा है, सोचो। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा, अपना माउंट आबू हो जाएगा। यहाँ पर नक्की झील है, वो तो सर्दियों में जम तक जाती हैं। राजस्थान की एकमात्र झील जो कि सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील। जबकि अपने राजस्थान को कोई भी सोचता है तो सोचता होगा कि कितना मरुस्थल है, यहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती होगी। जबकि सोचो कि अपने राजस्थान में नक्की झील सर्दियों में जम जाती है। तो ये भी तो जलवायु को प्रभावित करती है ना। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके बाद महासागरीय धाराएं, ये कोई प्रभावित तो करती हैं, जैसे लानिनो प्रभाव, अल्निनो प्रभाव, इसके अपन अलग से बात करेंगे, ठीक है। इसको अपन अलग से देख लेंगे। अभी तो याद कर लो महासागरीय धाराएं, ठीक है। और स्थायी पवनें भी 2-3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ऐसे होती हैं, ठीक है। तो अपने राजस्थान में व्यापारिक पवनें राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, कहाँ से, उत्तर पूर्व इस साइड से चलती हैं और दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो इस साइड से चलती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इस साइड से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में तो ऐसे और उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है, ठीक है। ऐसे चलती है अपने राजस्थान में व्यापारिक पवनें। इनको अपन व्यापारिक पवनों को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सबको अलग से देखेंगे, व्यापारिक पवनें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको अपन अलग से देख लेंगे, महासागरीय धाराएं वगैरह वो, ठीक है। इसके बाद अन्य कारक हो जाएंगे, जैसे तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, हाई बहुत ज़्यादा होता है तापमान, ठंडा भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है रेत, ठीक है। वर्षा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। कि अभी देखा अपन ने कि अरावली के पुरव में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अपने हाड़ौती में 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा हो जाती है। और
ऐसे पश्चिम में अपने 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वनस्पति, अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती हैं हर जगह, ठीक है। मिट्टी भी अपने राजस्थान में 7-8 प्रकार की पाई जाती हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में 5 प्रकार की, एंटीसोल, एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल, एल्पिसोल और वर्टिसोल, ठीक है। इसके बाद आर्द्रता भी प्रभावित करती हैं। कई जगह अति आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है अपने राजस्थान में, तो आर्द्रता भी अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट कारक हैं, इनको याद कर लेना। अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा को याद करना बस, ठीक है। इसके बाद अरावली की स्थिति, थार का मरुस्थल, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और महासागरीय धाराएं, स्थायी पवनें और अन्य कारक, ठीक है। 4-5 ही तो हैं, ऊपर के 4-5 याद कर लेना बस। कौन कौन से? अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के बाद क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल, अरावली की स्थिति, समुद्र तल से दूरी, मतलब समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थायी पवनें हो जाएंगी, महासागरीय धाराएं हो जाएंगी, अन्य कारक हो जाएंगे। बस ये 5-6 ही तो हैं। कौन कौन से? अक्षांशीय स्थिति, अरावली की स्थिति, थार का मरुस्थल, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, व्यापारिक पवनें, स्थायी पवनें और महासागरीय धाराएं, अन्य कारक वर्षा, आर्द्रता, वनस्पति, मिट्टी, तापमान, ठीक है। तो ये है अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।